हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस और आरओ के सभी बच्चे यहाँ पर देखिए कल एग्जाम कैलेंडर आ चुका है और एग्जाम की तैयारी को लेकर ज़्यादा समय बचा नहीं है। खासकर अगर हम आरओ के बच्चों की बात करें तो यहाँ पे सामान्य हिंदी का अपना एक सेकंड पेपर है और आपके एग्जाम को लेकर के यहाँ पे देखिए जो तैयारी है, रिवीजन का प्रोसेस जो है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस लगाइए और उनकी यहाँ पर आप स्टडी करें। आज का हमारा जो सेशन है यहाँ पे देखा जाए आपका एक और टॉपिक जो हम यहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों को देख के पढ़ने के संदर्भ में ज़्यादा यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे कब पूछे जा रहे हैं और पिछले 4-5 सालों का यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके थ्रू यहाँ पर आप एक अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ एक और पहलू पर यहाँ पे ध्यान दें, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। अब देखिए ज़्यादा समय यहाँ पे बचा नहीं है, 3 हफ्ते अकॉर्डिंग अगर हम मान के चलें तो बचते हैं और इन 3 हफ्तों में क्योंकि लास्ट का एक हफ्ता तो एग्ज़ाम की तैयारी के संदर्भ रिवीजन के पर्पज से और बाकी सारी प्रिपरेशन में ही यहाँ पे जाएगा। तो 3 हफ्ते आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेहतर तरीके से तैयारी करें और अपने आप को समय दें यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर तैयारी के संदर्भ में एक मेंटली जो कह सकते हैं हमारा स्पेस हो वो एक अच्छी स्थिति में हो। बात करते हैं आज के अपने इस टॉपिक में, तो पर्यायवाची शब्दों की हम बात करने जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं इस संदर्भ में अगर हम देखें तो पर्याय शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए पर्याय का मतलब होता है एक समान अर्थक शब्द, अर्थात कि 2 शब्द जिनके एक जैसे ही यहाँ पर अर्थ निकल कर आते हैं उनको हम समान अर्थक शब्द कहते हैं। तो समान अर्थ रखने वाले शब्द को हम पर्यायवाची कह सकते हैं या फिर उनको हम समानार्थी शब्द भी यहाँ पर कह सकते हैं। दोनों का तात्पर्य आपको एक ही होगा। क्वेश्चन में अगर आपको समानार्थी भी पूछा जाए तो इसका मतलब पर्यायवाची से ही होगा। इसके तरह देखा जाए तो पर्यायवाची शब्दों की जो बहुलता है भाषा की समृद्धि का एक द्योतन है, यानी कि आप एक ही शब्द के अलग अलग यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एक ही चीज़ को संबोधित करने को लेकर के आप कई सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि भाषागत यहाँ पर एक स्थिति की बात करें तो एक बेहतर स्थिति है। आपके पास शब्दकोश की यहाँ पर कमी नहीं होती है और आप एक धारा प्रवाह यहाँ पर आप अपने बहुभाषी एक ज्ञान को यहाँ भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें प्रत्येक शब्द विशेष परिवेश में अपनी एक सार्थकता को भी प्रकट करता है, क्योंकि एक ही चीज़ को हम कई अलग तरीके से संबोधित करने का मतलब होता है कि हर एक को पर्टिकुलर किसी एक सिचुएशन में ही हम वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार उनके अर्थ और मतलब भाव होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग हो सकते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे तब आपको एक ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और यही सारी चीज़ें आपको पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते समय या फिर प्रैक्टिस सेट लगाते समय इनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बेसिक जो कहते हैं रूल हैं अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर गलतियाँ कम करेंगे। इसी में देखें इनका प्रयोग विभिन्न तरीकों से होता है और इसका कारण है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु का नाम उनके विभिन्न गुणों और धर्मों के यहाँ पे अनुरूप होता है। ठीक है, 2 चीजें जो कि यहाँ पे पर्टिकुलर आपको अलग अलग यहाँ पे हो सकती हैं वो हैं उनके गुण और धर्म। ठीक है, एक व्यक्ति या वस्तु के नाम जो होते हैं आपको कई हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति और वस्तु का जो नाम होगा, हर नाम का जो होगा गुण या धर्म होगा वो बेसिकली एक दूसरे से यहाँ पे अलग होंगे और इसी कारण वो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कहे जाते हैं। इसी कारण से एक के स्थान पे दूसरे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और उसको ये भी कहते हैं कि जो शब्द का हम प्रयोग करने जाते हैं उसके लिए यहाँ पे कौन सा सही समय या स्थान या वर्ग विशेष या भाषागत यहाँ पे जो वाक्य है वहाँ पर हम कौन सा प्रयोग करेंगे। ऐसे शब्दों के प्रयोग में सावधानी भी बरतने की जरूरत होती है। छोटे और प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और चयन करते समय ये भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल यहाँ पर ये शब्द आपके ना हो। तो अगर आप इनका ध्यान रखें तो पर्यायवाची शब्दों में आप गलतियां करने से बचें। इसी तरीके से अगर हम पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में 3 चीज़ों को और समझ लें जो इनकी भाषागत कह सकते हैं कि ज्ञान है या व्याकरण संबंधी एक ज्ञान होता है। 3 तरीके के शब्द हैं पर्यायवाची शब्द। एक होता है पूर्ण पर्याप्त। पूर्ण पर्याप्त का क्या मतलब होता है, ऐसे पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में कोई अंतर यहाँ पे ना पड़ता हो तो शब्द क्या होगा, उसका पूर्ण पर्याय कहा जाएगा। और दूसरा है पूर्ण पर्याय। कहने का तात्पर्य है कि एक ही कार्य के लिए प्रयोग किए गए 2 शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते हैं। इसको इस प्रकार से आप समझिए, जैसे कि कहने का मतलब है, मान लीजिए जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में समान अर्थ का बोध स्पष्ट करता है तभी हम इसे यहाँ पे पूर्ण पर्याय यहाँ पर कहा जाता है। और तीसरा होता है अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय की स्थिति में क्या आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी जो व्यक्ति है वो शब्दों के अर्थ की छाया बदल कर अपने अपने तरीके से यहाँ पर उसका प्रयोग करता है।
विषय की व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में उसी शब्द का प्रयोग नए अर्थ में यहाँ पर आपको होने लगेगा। तो यहाँ पे जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जब भी आपको अपूर्ण पर्याय देखने को मिलेगा वो क्या होगा कि व्यापकता जैसे ही वहां पर उस भाषागत चीजों में आपको देखने को मिलेगी, जो शब्द होगा वो नए अर्थ में यहाँ पे प्रयोग होने लगता है। अर्थात अर्थ जो होता है वो थोड़ा सा पिछले वाले शब्दों समानार्थी शब्दों से अलग प्रतीत होता है और कुछ शब्दों में जो सूक्ष्म भेद उसके मूल अर्थ के विद्यमान होते हैं और आवश्यकता अनुसार उन्हें पर्याय मान लिया जाता है, किंतु ऐसा होता नहीं है। तो कहने का मतलब वो पूरी तरीके से समानार्थी शब्द यहाँ पे नहीं होते हैं और इसी कारण से हम उन्हें अपूर्ण पर्याय शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे दोनों के अर्थ यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट देखते हैं, कुछ यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से हम भी समझेंगे। अब दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कि आपने दो शब्द सुने होंगे, एक है गाभिन और दूसरा है गर्भिणी। अब अगर आपसे पूछा जाए गाभिन और गर्भिणी देखा जाए तो बेसिकली एक ही चीज प्रेगनेंसी को यहाँ पे संबोधित करते हैं, लेकिन गाभिन हम किसके लिए प्रयोग करेंगे और गर्भिणी हम किसके लिए प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आपको अंतर होगा। हम गाभिन और गर्भिणी यहाँ पर आप अलग अलग या फिर आपको अपोजिट यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप देखिए, गाय और औरत यहाँ पे दो हैं, ठीक है, दोनों अगर प्रेग्नेंट हैं तो हम आपको कहें कि किसको आप गाभिन कहेंगे और किसको आप गर्भिणी कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, अब ये दोनों ही शब्द यहाँ पर एक ही हैं, किंतु उचित जगह पर प्रयोग ना होने पर इसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। और इसलिए यहाँ पे जैसे गाभिन जो प्रयोग होगा वो हमेशा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पशुओं के लिए। उसी तरीके से जो गर्भिणी प्रयोग होगा वो क्या हो गया, स्त्रियों के लिए। तो यहाँ पर हमें इन शब्दों का अर्थात एक संदर्भ है, प्रेगनेंसी को ही संबोधित करते हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी जो होते हैं, गाभिन और गर्भिणी जो शब्द है वो अलग अलग जगह पे प्रयोग होगा और उल्टा भी आप उनका प्रयोग नहीं करें। तो पर्यायवाची शब्द सूक्ष्म अंतर समझने के इनका चुनाव प्रसंग के अनुसार हमें करना चाहिए। इस तथ्य को बस यहाँ पर आप ध्यान रखें और जिसमें अर्थ किसी भी तरीके का विरोधाभास उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक जो रूल है पर्यायवाची का, बस इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी आप एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेट जितना लगाएंगे उतना बेहतर होंगे। आइए हम भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अब अरण्य के संदर्भ में आपको ऑप्शन हो सकते हैं 3 से 4 और उसमें से हो सकता है पूछ ले इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पता पहले होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। तो अरण्य का देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे जंगल है, कानन, वन, विपिन और अटवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से अग्नि जो शब्द है इसका जो पर्यायवाची शब्द हम प्रयोग करते हैं उसमें वटिन, रोहिताश्व, आग, अनल, पावक और दौ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अन्य प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से यदि हम समझें, जैसे कि मान लीजिए हृदय का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हैं, छाती, वक्ष, वक्षस्थल, हियर, उट, सीना। तो यहां पर देखा जाए हृदय को हम सीना, छाती देखा जाए, सीना छाती एक संदर्भ ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हृदय थोड़ा सा आपको एक अलग परिप्रेक्ष्य आपको दिखाई देता है और यहां पर हम इसके प्रयोग करते समय इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से हिमालय को देखें, हिमालय में शब्दों का जो चयन है, जैसे कि यहाँ पे आप हिमगिरी कह रहे हैं, हिमाचल कह रहे हैं, गिरिराज है, पर्वतराज है, नगेश है, नगाधिराज है, हिमवान है, हिमाद्रि है और शेलाट है। अपने आप में देखा जाए तो इनके भावार्थ जैसे चीजें आपको थोड़ा सा एक अलग आपको इसमें जरूर दिखाई देती हैं। इसी तरीके से हाथी शब्द में देखें, हाथी को देखें तो आप कई सारे शब्दों से संबोधित करते हैं, जैसे कि गज, हस्ती, द्वीप, वारण, वसुंधर, कटरी, कुरंजर, दंती, कुंभी, वितुंडा, मतंग, नाग, द्विरद, सिंधुर, गयंद, कलभ, सारंग, मतगंज, मातंग, हरि, वज्रदंती, शुंडाल। तो कई सारे नाम हैं जहां पे आप देखते हैं हाथी के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए हाथ का पर्यायवाची या कि हाथ के समानार्थी कौन कौन से शब्द होते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप यूज कर सकते हैं कर, हस्त, पाणी, बाहु, भुजा या और भुज। तो यहाँ पे इनको ध्यान रखना है। ऐसे ही हरिण होता है, हरिण जिसको आप हिरण भी कहते हैं, मृग भी कहते हैं, कुटंग भी कह सकते हैं, चमरी भी कह सकते हैं, सारंग है, कृष्णसार है और तृणजीवी भी होते हैं। इसी तरीके से हनुमान के लिए आपने कई सारे नामों को सुना होगा, जैसे कि आप सुनते हैं पवनसुत हो गया, पवन कुमार, महावीर, आंजनेय, रामदूत, वज्रंग, कपीश, अंजनी पुत्र, राम भक्त, मारुति नंदर, बजरंग बली इत्यादि नामों से आप इन्हें जानते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल भी यहां पर मैं आपको बताता चलता हूं। जैसे कि मान लीजिए हंस के लिए प्रयोग किया गया कौन सा शब्द होगा।
हंस के लिए देखिए मटाल, चक्रंग, सूर्य, आत्मा, मानसौ, कलकंठ, सिप, पक्ष और कारंडव है। उसी तरह स्वामी के लिए ईश, पति, नाथ, साईं, अधिप और प्रभु जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। अब प्रभु देखिए स्वामी के संदर्भ में आप अलग अलग संदर्भों में भी यूज करते हैं। कई जगह पति को भी यहाँ पे स्वामी कहते हैं, कई जगह आपको ईश्वर को भी यहाँ पे देखा जाए तो प्रभु कहते हैं। अब इनका प्रयोग आप कहाँ करेंगे ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो वहाँ पर किसको स्वामी कब कहाँ यूज करना है, पति कहाँ यूज करना है, प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, तो यहाँ पे ये चीजें हमें समझनी है। तो जब आप भाषागत चीजों पे ध्यान देते हैं तो वो थोड़ा सा आपको बेहतर समझ में आएगा कि कौन सी चीजें कहाँ यूज करनी है। अब मान लीजिए स्वर्ग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो स्वर्ग का देखिए सुट लोक, देवलोक, दिव्य धाम, ब्रह्मधाम, धौ परम धाम, त्रिदेव दयुलोक, शुरलोक, देवलोक, परम धाम, दिव्य इंद्रलोक, धौ नाक, परलोक, गोलोक, वैकुंठ, दयुलोक और त्रिदेव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्तन के लिए पूछ लिया जाए, स्तन के लिए यहाँ पे देखिए उटोज, थन, कुच, द्वक्षोज और पयोधर के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। झोना, झोना में हाटक, कनक, स्वर्ण, कंचन, हेम, कुंदन, हिरण, स्वर्ण, चमिकार, ताम्रस। यहाँ पे झोना नहीं, यहाँ पे सोना होना चाहिए, ठीक है। तो सोना, सोना के लिए यहाँ पे कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए स्वर्ण जो कि आप ज्यादा सुनते हैं, आप यहाँ पे कंचन हो गया, स्वर्ण हो गया, कनक हो गया और बाकी, लेकिन हेम, कुंदन, हिरण, चमिकार, ताम्रस भी यहाँ पर सोने का ही पर्यायवाची, लेकिन प्रयोग करने के संदर्भ में यहाँ पे अंतर रहेगा। सोना के साथ साथ सेना के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होता। सोना और सेना के संदर्भ में कई बार गलत पढ़ने के कारण गलत ऑप्शन टिक आते हैं। सेना के लिए क्या क्या यूज किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें कटक कर सकते हैं, उन्हें सैन्य दल कह सकते हैं, फौज कह सकते हैं, वाहिनी दल, अनीक, चमू इत्यादि हम सेना के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से देखिए कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं जिनको आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा और इनका प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, क्योंकि यहाँ पे हम जो है इनको आप याद नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें क्या होंगी, भूल जाएंगी। तो यहाँ पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के साथ साथ इनका प्रैक्टिस जितना लगाएंगे उतना ही आप हिंदी में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि सूर्य के बारे में हमने देखा, कई सारे शब्द होते हैं, सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, दिनेश, भास्कर, दिवाकर, मार्तंड, अंशुमाली, दिननाथ, अर्क, मणि, अंबर, विभावशु, विवस्वान, दिवसाधिप, मटीची, छायानाथ, सविता, भानु, मित्र, पतंग, तरण, भूषण, तमरी। इसी तरीके से खग, गभस्तान, हिरण्यगभ, नक्षधिपति, सूट, विरोचन, पूषण, अर्मया, चक्रबंधु, कमलबंधु, हटि सप्ताश्व, द्वादशात्म, उष्म रश्मि, असुर विकर्तन, गृहपत्री, सहस्रांशु, पद्मक्षा, पद्माक्ष, तेजो राशि, महोतेज, ताम्र सहस्र, जगत चक्षु, प्रद्योतन, खद्योत, सारंग और मित्र जैसे प्रयोग किए गए। सुंदरता को आप कैसे संबोधित करेंगे, यदि आप सुंदरता की जगह ही अलग शब्दों को प्रयोग करना चाहें, जैसे कि लावण्य, सौम्यता, रमणीयता, शोभा, स्त्री, कमनीयता, चारुता, रुचिरता, छवि, कांति, रम्यता, सौंदर्य, छठा, सुषमा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे शब्दों का आप इसमें प्रयोग होते हुए देख सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए यदि आपको सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया, सुंदर के लिए क्या है, रुचिर, चाउत, सुहावन, सौम्य, मोहक, रमणीय, ललित, चित्ताकर्षक, ललाम, कमनीय, रम्य, कलित, मंजुल, मनोज, मनभावन, सुगंध, खुशबू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे आप सुंदर शब्दों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह खुशबू के लिए क्या पर्यायवाची हो सकता है, तो खुशबू देखिए सुगंध है, सुरभि है, सौरभ है, सुवास है, तपर्ण है, सुगंध है, मदगंध है और महक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए सीता का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो सीता का पर्यायवाची देखिए जानकी, वैदेही, जनकसुता, जनकतनया, जनकतास्म, अवनिजा, अवनिसुता, मैथिली, उर्विजा, महीसुता, सिया, जनक दुलारी, अयोनिज, भूमिजा, रामप्रिया। तो देखा जाए तो कई सारे शब्द यहाँ पर आप सीता के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते समय हमें बस यहाँ पर इन्हीं तथ्यों का ध्यान रखना है। एक तो कितने प्रकार के होते हैं, उनके मूल भाव क्या होते हैं, किसका कहाँ प्रयोग किया जा सकता है, और भाषागत स्तर पे जहाँ पर ये आपको एक
शब्दकोश की यहाँ पर एक विविधता प्रदान करते हैं, वहीं पर गलत प्रयोग के कारण आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी भाषागत यहाँ पे कमजोरी भी दिखा सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का हमें यहाँ पर अगर ध्यान रखें तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से आपको पता हो सकते हैं। बस यहाँ पे बेसिक जो नॉलेज है वो हमेशा ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस लगाएं और आर के यहाँ पे हिंदी के पेपर में आप अच्छा स्कोर करके आएँ। वहीं यूपी पीसीएस के एग्जाम में देखा जाए तो आपके साथ आपको जो पेपर आता है, सामान्य अध्ययन के पेपर में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन सीसेट के पेपर में देखा जाए तो आपको हिंदी का पेपर है। मुख्य परीक्षा में भी आपको पेपर आते हैं, तो वहाँ पर आपको इनको ध्यान रखना है। वहाँ पर भी जो क्वेश्चन आते हैं तो प्रैक्टिस के माध्यम से ही वहाँ पे आप इन्हें हल करने का प्रयास करें। आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड।